नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन मसूरी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के समापन समारोह में हुए शामिल। एलबीएस अकादमी में कार्यक्रम। देहरादून में भारत नेपाल की अहम बैठक। ब्रिटिश शासनकाल के नक्शों से सुलझाएंगे सीमा विवाद। 2 दिन में 4 दौर की होगी बातचीत। हरिद्वार में प्रवीण निषाद ने स्वामी कैलाशानंद गिरी का लिया आशीर्वाद। वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कहा, हमारी पार्टी एनडीए को मजबूत करने आई। उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद। 600 से अधिक बच्चों की ऑनलाइन हो रही पढ़ाई। बचाव के लिए लोग डंडा लेकर निकल रहे। और उत्तराखंड में देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। वार्निंग लेवल पार पहुंचा टिहरी डैम का पानी। सीजन 33 की मौत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस के 2024 बैच के ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित किया है। फेज 2 ट्रेनिंग के वैलिडिक्टरी कार्यक्रम में उन्होंने युवा ऑफिसर से ये कहा कि सेवा भाव और कर्तव्य बोध को अपने काम का मार्गदर्शक मंत्र बनाएं। उन्होंने ये कहा कि सिविल सर्विस देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाती है। ऑफिसर नीतियों और उनकी जमीन पर लागू होने के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। मसूरी के एक निजी होटल में 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 4 दौर की बातचीत होगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों ही देशों की सीमा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाल की ओर से अगर जानकारी दी जाए तो नेपाली दल की अगुवाई वहां के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आनंद काफले कर रहे हैं। दो 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और पहले से तैनात पदाधिकारियों में भी कुछ नामों का संशोधन किया गया। मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य जिलों के संगठन को और मजबूत करना है ताकि पार्टी के काम तेज गति से आगे बढ़ें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमारे प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। राजधानी देहरादून की यमुना कॉलोनी के कार्यालय में पूजा पाठ के बाद कैबिनेट मंत्री ने कार्यालय का शुभारंभ किया है।
इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे और मंत्री खजान दास को बधाई दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस विश्वास के साथ उन्हें समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, उस विश्वास पर खरा उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगे। कार्यालय का विधिवत आज शुभारंभ हुआ है और पूजा अर्चना के साथ, क्योंकि ये भूमि है, देवताओं का आशीर्वाद है। और जिस मकसद से कार्यालय का उद्घाटन किया, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ समय बाद यानी कि 5-6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, इसकी तैयारी भी होनी है। साथ साथ में काम बहुत ज्यादा है, काम भी करना है, जनहित का काम करना है। और मैं विशेष कर ये कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपी है, उसके तहत मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये संदेश मैं सभी जनमानस को देना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश के हित में जो भी कार्य होंगे वो करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। मैं विशेषकर मैं अपने सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, समाज कल्याण विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, इस तहत हम लोग। वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने आगे ये कहा है कि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को हर महीने समय पर पेंशन उपलब्ध करवाना है। इसके तहत ये सुनिश्चित किया गया कि पेंशन की राशि हर महीने 7 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाए। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में करीब 9,87,000 लोगों को नियमित तौर पर पेंशन मिल रही। हालांकि करीब 7,000 पेंशन धारकों की पेंशन पिछले 2 से 3 महीनों से रुकी हुई है। हर महीने की 7 तारीख से पहले हम 9,87,000 लोगों को फोन क्लिक के माध्यम से पेंशन दे रहे हैं, उनके खातों में सीधे पहुंच रही है। और कुछ पेंशन अभी है जो 7,000 के लगभग है, जिसका पैसा 3-4 महीने से नहीं गया है, जिसका अंश केंद्र सरकार से भी आना है। और कुछ उसमें दिक्कतें आ गई कि सत्यापन भी होना था और इसलिए सत्यापन की वजह से थोड़ा सा लंबा समय लग गया, किंतु हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप 30 अगस्त तक ये जो 7,000 लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है उसको जारी करें। मंगलौर मोहल्ला पठानपुरा और टोली में प्रतिदिन हो रहे जलभराव की समस्या से इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन कूका क्रांति ने नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने दोनों मोहल्लों में जलभराव की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान कराने की मांग की है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने नगरपालिका से नालियों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। इसमें भाई साहब हमारी बात ये थी कि जो गत कई वर्षों से मोहल्ला पठानपुरा और टोली में जल भराव की समस्या बनी हुई है, उसको लेकर नगर पालिका का ध्यान उसकी तरफ बहुत कम था। आज हमने उन्हें एक ज्ञापन देने का काम किया और ईओ साहब से हमारी बात हुई, चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंतराल में वो काम शुरू कर दिया जाएगा। और ठेकेदार से भी हमारी बात हुई, ठेकेदार साहब ने भी उस काम को लेके हमें आश्वासन दिया है कि 6 से 7 दिन के अंतराल में काम पूरा कर दिया जाएगा, जिससे मोहल्ला टोली और पठानपुरे की जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। कूका क्रांति से राष्ट्रीय प्रवक्ता कादिर खान। हमारा जो आज यहाँ आना हुआ है नगर पालिका, हमारी मांग ये थी कि मंगलौर मोहल्ला पठानपुरा में इतना बुरा हाल, पानी भरा हुआ था, वहाँ से बच्चों को स्कूल नमाज पढ़ने में, आने जाने में इतनी बड़ी दिक्कत थी, जो कि बस वे बेचारे घर पे ही बैठे थे। और उसके बाद हमने आज नगर पालिका आए
तो ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने हमें 8 दिन का टाइम दिया है। 8 दिन के बाद ये वहाँ काम लगा देंगे, जिसका हमारे पे सबूत है। ठेकेदार को बुलाया था, ईओ साहब को और चेयरमैन साहब को, तो 8 दिन का उन्होंने टाइम मांगा। हमने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है। टोटल उन्होंने 15 दिन में कंप्लीट करने को कहा है। जो वहाँ की पानी की समस्या है वो इंशाअल्लाह भारतीय किसान यूनियन कुका क्रांति अराजनैतिक तन मन धन से पठानपुर वाले की साथ खड़ी रहेगी। जहाँ तक भी लड़ाई लड़ेंगे वहाँ हम जाएंगे। रामनगर में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को एआरटीओ प्रवर्तन की टीम ने अचानक से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नशे में बाइक चला रहे एक युवक को पकड़ा गया है। एल्कोमीटर से जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद चालक को हिरासत में लेकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। वहीं बाइक सीज करने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ ये कार्रवाई हमारी ऑलमोस्ट हमेशा जारी रहती है। आज हमें एक नशे में धुत वाहन चालक मिले, तो उनको और उनके वाहन को पुलिस स्टेशन रामनगर में बंद कर दिया गया। उनके जो फैमिली वाले हैं उनको भी बुला के काउंसलिंग की गई। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े बहुत होश में लगे तो उन्हें भी हमने काउंसलिंग की, ताकि ये जो नशा का कारोबार है वो परिवहन विभाग के लिए ही नहीं, उनके परिवार और जो समाज है, रोड पे चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी घातक है, ये उन्हें बताया गया। उन्होंने वचन तो दिया कि हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये परिवहन विभाग की कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी। चलान और बंद की कार्रवाई तो होती रहेगी, साथ साथ हमारा मेन ध्यान है काउंसलिंग पे, कि काउंसलिंग करके लोग अगर ऐसी बातों को मान जाते हैं तो ये हमारी डबल सफलता रहेगी। होगा सस्पेंड होगा। रुड़की तहसील के बेलड़ा गांव में बारिश के बाद मुख्य रास्ते की हालत बेहद खराब हो गई है। करीब 200 मीटर लंबे रास्ते पर 2.5 से 3 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे सड़क तालाब में तब्दील हो गई। जलभराव के बीच सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को हो रही, जिन्हें मजबूरी में इसी पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा। वहीं किसानों और ग्रामीणों को भी आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बेलड़ा गांव के मुख्य रास्ते पर बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भरने के कारण लगभग 200 मीटर का रास्ता पूरे तरीके से जलमग्न है। स्कूल जाने वाले बच्चे इसी रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। पौधे तो 5-10 साल से इससे निजात मिल नहीं रही। कोई मतलब समस्या ही बढ़ी, बच्चे गिर जा हो जा। और प्रधान जी तो बहुत, और ज़मीन बहुत पड़ी है। अगर प्रधान जी जाओ तो कच्चा नाला खोद सकते हैं, कोई निजात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो चाहते ही नहीं, वो तो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी में सड़कें डाल रहे, अपने खेतों में सड़क डाल। जनता जाओ भाड़ में, किसी के बच्चे गिरो, कुछ हो, ड्रेस खराब हो, उन्हें क्या मतलब है भाई? उसे तो कोई मतलब ही नहीं गाँव से। तो समस्या तो हम हो रही है ना गरीबों को। भाई हमारे बच्चे पैदल आओ और कार में थोड़ा ही आ रहे हैं, वो भी गिर जाए। हमारे गांव की लगभग 5600 की आबादी है, तो लगभग मेरे हिसाब से 500 बच्चे क्रॉस होते होंगे भाई। अब देख लो कितनी बड़ी समस्या है। 500 बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लगे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा हमें। और कोई समाधान नहीं हो रहा भाई। 15 साल से प्रधान है, 5 साल जिला पंचायत भी होगी, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। यानी कि MBPG कॉलेज में प्रवेश और विषयवार सीटों को लेकर स्टूडेंट्स का आक्रोश गुरुवार को सड़कों पर नजर आया। छात्र नेता मेहुल शाह के नेतृत्व में छात्रों ने विरोध दर्ज किया है और पुतला फूंककर कुमाऊं यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल उठाए। छात्रों का ये आरोप है कि यूनिवर्सिटी बार बार रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा रहा, लेकिन कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों को उनकी पसंद के प्रमुख विषयों में प्रवेश नहीं मिल रहा। छात्र नेता ने कहा कि इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में विद्यार्थियों की रुचि अधिक है, लेकिन सीटें सीमित होने के कारण कई स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं मिल रहा है।
इनकी जो मुख्य मांग थी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में जितनी सीटें हमारी निर्धारित हैं वो भर चुकी हैं। अब हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि आप इसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट आप ले लो जिसमें काफ़ी सीटें भरी हमारे पास रिक्त पड़ी हैं। और 50% सीटें बिफोर लास्ट ईयर से हमने पूरी जो हमारी स्वीकृत सीटें थी 50% सीटों का पैनल करा के विश्वविद्यालय को ये रिपोर्ट भेजी गई है, वो राज्यपाल महोदय के पास पड़ी है, वो स्वीकृत हो जाएंगे और उनमें हम एडमिशन कर रहे हैं। और जहां तक पोर्टल खोलने का बंद करने का प्रश्न है, सीटों को बढ़ाने का प्रश्न है, ये प्राचार्य के स्तर का नहीं है, ये विश्वविद्यालय स्तर से ही इसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है। और बच्चों की यही डिमांड है कि सीटें बढ़ा दी जाए। सीटें नहीं बढ़ती हैं तो आप पोर्टल बार बार क्यों खोल रहे हैं? अब पोर्टल खोलना न खोलना ये विश्वविद्यालय के हाथ में। जो पुतला फूकने का सबसे अहम कारण था कि बार बार कुमार यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की डेट बार बार एक्सटेंड करके जा रही है, बार बार रजिस्ट्रेशन की डेट बचा रही है, बढ़ा रही है, जिसमें पैसा कमा रही है। और उसके बाद जब बच्चे यहाँ अपना एडमिशन लेने आ रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ दिलासे में वो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं जो उनके करियर ऑप्शन में है ही नहीं। और बाद में जो बच्चा मास्टर्स करना चाहेगा, पीएचडी करना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, उसके मेजर सब्जेक्ट में होम साइंस है, सोशियोलॉजी, वो सब्जेक्ट है जिसमें कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनकी सीटें बढ़ाई जाए, ये कुमार यूनिवर्सिटी में हमारा तीसरा ज्ञापन होगा। अब आज मैं अपने तेल और पैसे खर्च करके खुद जा रहा हूँ कुमार यूनिवर्सिटी, और जो मेरे साथ बच्चा चलेगा मैं उसको उसमें भी तेल पड़वाऊंगा, क्योंकि आज बच्चे यहाँ आ रहे हैं और बच्चे ना। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। विकासनगर के ऐतिहासिक तिलक भवन में शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देखिए, आधुनिक भारत में राजीव जी का जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस के अन्य योगदानों की तरह। उन्होंने कंप्यूटर की जो क्रांति की शुरुआत की सैम पित्रोदा जी के साथ मिलकर, आज हम उसी के सहारे अपना सब काम कर रहे हैं। 18 वर्ष के नवयुवकों को राजनीति में अधिकार देना, पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना, ये उनके अभूतपूर्व कार्य थे। पर एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब इराक के ऊपर हमला किया गया तो उन्होंने पूरे विश्व में उसके खिलाफ जो भ्रमण किया और उस नीति का विरोध किया, अगर वो नीति तब मान ली जाती तो आज जो हालत हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं वो ना होती। राजीव जी की जयंती पर आज हम उनको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं और इस देश के लिए जो राजीव जी की सोच रही उसके अनुसार जो कार्य किए उन पर आज हम यहाँ पर आगे इस देश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। चाहे डिजिटाइजेशन की बात हो, चाहे नौजवानों को मताधिकार की बात हो, चाहे पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, ये सब राजीव जी की सोच थी। राजीव जी निश्चित रूप से एक सरल, सौम्य और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। देहरादून में सड़कों की खराब सिचुएशन को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि अब देहरादून की बदहाल सड़कों की हालात गूगल लोकेशन भी बताने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावे तक सीमित है और सड़कों को सुधारने के लिए ना तो अधिकारी गंभीर हैं और ना ही प्रशासनिक तंत्र सक्रिय है। सुजाता ने कहा कि सड़कों के साथ ही पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री जी बड़ा व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है, लेकिन आज जिस वक्त बरसात का मौसम है और उस वक्त लोगों को तकलीफें हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, इतना पैसा बताते हैं कि खर्च करते हैं, मगर कहीं पर नंदा की चौकी पुल धंस जाती है, कहीं पर सड़क धंस जाती है, कहीं पे पहाड़ धंस जाते हैं। इसलिए सवालों के जवाब नहीं, अब वोटों से दिया जाएगा जवाब और जनता करेगी इनका हिसाब।
विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मीडिया से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं को उत्तराखंड में मीडिया संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिनमें पंखुड़ी पाठक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, वहीं प्रकाश मीणा कोऑर्डिनेटर, अरुण अग्रवाल कोऑर्डिनेटर, रितु चौधरी कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआईसीसी के अनुसार ये सभी पदाधिकारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ ही निकट समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया और संचार से संबंधित गतिविधियों को सुचारू तौर पर संचालित करेंगे। रुड़की में पिरान कलियर के विधायक के नाम के साथ ही कई लोगों के नामों पर अज्ञात लोगों की ओर से आपत्ति लगाए जाने का मामला गरमा गया है। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 15 सालों से क्षेत्र के विधायक हैं और उससे पहले वो और उनके पिता ग्राम प्रधान रह चुके हैं। विधायक ने बताया कि जिन लोगों के नाम से आपत्ति दर्ज हुई है वो साफ इनकार कर रहे। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विधायक ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इस पूरे मामले की गंभीरता से निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है। हमने प्रदेश अध्यक्ष को भी अवगत करा, अपनी पार्टी के सभी, और कल हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे और कोई वोट नहीं कटेगा। हमारी प्रशासन से अब ये मांग है कि जिन लोगों, और बहुत से लोगों एफिडेविट दे रहे हैं, मेरे नाम पे जो आपत्ति रही उनने खुद एफिडेविट दिया, उनने कहा कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई। तो ये साजिश है। और भी काफी गाँव में जहाँ आपत्ति थी में लोग खुद एफिडेविट दे रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांगे कि जिन लोगों के एफिडेविट आ चुके हैं उनके जब खुद कह रहे हैं कि हमने कोई दिन, तो उन्हें निरस्त कर देनी चाहिए सभी आपत्तियां। उत्तराखंड के चमोली में मानवता और कर्तव्य की मिसाल देखने को मिली है। राजस्थान से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंची 17 वर्षीय युवती दर्शन के दौरान अचानक से बेहोश होकर मंदिर परिसर में गिर पड़ी थी। मौके पर ड्यूटी पर तैनात फायर विमेन रश्मि और पूजा ने बिना एक पल गवाए मोर्चा संभाला और दोनों ही महिला कर्मियों ने युवती को तत्काल अपने कंधे पर उठाया और बिना समय गवाए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। समय पर मिली मदद और चिकित्सकीय उपचार के बाद युवती अब पूरे तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित है। जिला चिकित्सालय चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और कहा कि चंपावत में पहली बार ये सुविधा शुरू हुई है, जिससे आपातकालीन सिचुएशन में मरीजों को जरूरी रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा जिले में आधुनिक पार्किंग, पेयजल योजनाएं और साइंस सेंटर जैसी कई विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सुविधा से मरीजों की अन्य जिलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।